हेलो एवरीवन। करंट अफेयर की हमारी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं कि भारत में 2023 में कौन कौन से महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस या पोर्टल्स, वेबसाइट्स लॉन्च किए गए थे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साथी पोर्टल के बारे में। ये साथी क्या चीज़ है? ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भारत के कुछ महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे कि जेईई और नीट, इनके परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता है साथी पोर्टल पर। आप ये वेबसाइट अगर ओपन करेंगे तो अभी इसमें प्रोविज़न है कि जेईई, नीट और यूपीएससी से संबंधित कंटेंट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपको जेईई और नीट का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि साथी पोर्टल किससे संबंधित है? क्या यह बेरोजगारी से संबंधित है? क्या यह शिक्षा से संबंधित है? क्या यह व्यापार से संबंधित है? या विदेश संबंध से संबंधित है? इस तरीके के कुछ ऑप्शंस आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये साथी पोर्टल शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसे आईआईटी कानपुर के सहयोग से डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सीएसआर पोर्टल के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि सीएसआर होता क्या है? सीएसआर का मतलब है कंपनी को अपने सामाजिक दायित्वों के रूप में कुछ पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, इसे ही सीएसआर या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। हिंदी में इसे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या न्यूज़ में क्या चीज़ है? तो सीएसआर से संबंधित एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें तो यह पोर्टल भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि देश में सीएसआर से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं उनको पारदर्शिता के साथ निपटाया जाए। ठीक है, किसी भी कंपनी को जब अपना एनुअल टर्नओवर जो होता है उसके पिछले 3 साल के जो उनकी टोटल प्रॉफिट होती है उसका 2% हिस्सा जो है वो अपने आसपास के जो भी समाज हैं उनके डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए खर्च करना पड़ता है। यदि वे कंपनीज या वे इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें यह पैसा किसी एनजीओ को या सरकारी संस्था को दान करना होता है ताकि उनके माध्यम से समाज कल्याण का दायित्व पूरा किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण टर्म है इस बार शिक्षा से संबंधित अपार आईडी। ये क्या चीज़ है? जैसा कि हमारे पास अपना यूनिक आईडी है आधार कार्ड के रूप में, वैसा ही यह एक अपार आईडी है। यह स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, किससे संबंधित है? स्टूडेंट से संबंधित है अपार आईडी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जिस प्रकार से हमारे आधार कार्ड में हमारा पूरा बायोमेट्रिक डेटा सेव होता है, उसी प्रकार इसी आधार कार्ड या आधार आईडी से लिंक एक अपार आईडी भी होगा जिसके माध्यम से बच्चे की पूरी शिक्षा की जो हिस्ट्री है, ठीक है, बच्चे ने कब कौन सी क्लास में पास किया, कौन सा सर्टिफिकेट हासिल किया और उसके जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होंगे सारे के सारे इस अपार आईडी में सेव होंगे। बच्चा जब किसी क्लास में आगे बढ़ेगा या किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा या किसी विदेशी संस्था के साथ उसको कहीं किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी अगर वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है तो उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जगह अपना अपार आईडी सबमिट करना पड़ेगा और जो भी सामने वाली जो एजेंसी है या जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ इस अपार आईडी की मदद से बच्चे के सारा एजुकेशनल हिस्ट्री को ट्रैक कर सकती है। ठीक है, तो ये अपार आईडी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है और यह भी एक आधार की तरह 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। ठीक है, अपार आईडी के बारे में विशेष चीज़ क्या है? यह सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और जो आधार कार्ड है या आधार आईडी है जिसको कि हम यूआईडी भी कहते हैं वो देश के हर एक नागरिक के लिए है। ये बेसिक एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है उद्गम पोर्टल के बारे में। उद्गम पोर्टल ये क्या चीज़ है? यह एक आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है या वेबसाइट है।
इसके माध्यम बैंकों में जो भी अनक्लेम्ड राशि पड़ी हुई है, जिस पे किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं किया गया है, मान लीजिए कोई खाता धारक है और उसकी मृत्यु हो गई है, उसके जो बच्चे हैं उनको नहीं पता था कि उनके जो रिलेटिव हैं उन्होंने किसी बैंक में खाता खोला था या फिर उनका पैसा कहीं पे सेव है। ऐसे कंडीशन में आरबीआई के द्वारा उन खाता धारकों को या उनके सगे संबंधियों को खोजकर और इस अनक्लेम्ड राशि का निपटारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कोई भी वारिस नहीं मिलता है, उस धनराशि के लिए कोई भी वारिस नहीं मिलता है, तो उसका क्या किया जाएगा, उसको सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। अदरवाइज इन राशियों को जल्द से जल्द उनके उचित हितधारकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है युवा पोर्टल के बारे में। युवा पोर्टल यह एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया पोर्टल है और इसमें स्टार्टअप्स को जोड़ने और उनकी पहचान के लिए यह युवा पोर्टल डेवलप किया गया है। ठीक है, युवाओं के द्वारा जो भी स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं इनकी पहचान करके और उनको इस पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है जो इस युवा पोर्टल में लिस्टेड है। यदि कोई कंपनी, मान लीजिए भारत की कोई बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा हो गया, मान ली टाटा हो गया, रिलायंस हो गया या अडानी ग्रुप हो गया, इनको अगर लगता है कि किसी स्टार्टअप में इनको इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, तो वो क्या करेंगे, इस युवा पोर्टल में जाएंगे और देखेंगे कि उनके इंटरेस्ट से संबंधित कौन कौन से यहाँ पर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनको चाहें तो वो फंडिंग दे सकते हैं या उनको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से उनको फाइनेंशियल या फिर टेक्नोलॉजिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको प्रोवाइड किया जा सकेगा। ठीक है, तो युवा पोर्टल में जो भी नए स्टार्टअप्स हैं युवाओं के द्वारा स्टार्ट किए गए, उनको यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा और उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथी पोर्टल के बारे में। साथी पोर्टल यह वाणिज्य और कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया एक वेबसाइट है। इसके माध्यम से बीज उत्पादन और बीज प्रमाणीकरण, इनसे संबंधित जो भी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने का, इनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बीज उत्पादन क्या है भाई, जब कोई हम जो किसान जो फसल उगाते हैं उनको या तो खाने के लिए यूज़ किया जाएगा या तो मार्केट में बेचने के लिए या फिर अगली फसल के लिए जो अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे उनको बचा करके रखा जाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि धीरे धीरे कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी जो है वो, जैसे कि मान लीजिए चावल का फसल हुआ है, उससे जो भी कुछ उस फसल में से चावल का कुछ हिस्सा हमने सेव करके रखा और उसी बचे हुए बीज में से फिर अगली बार चावल का फसल उगाएंगे। तो ऐसा संभव है कि जो नेक्स्ट जनरेशन का जो चावल उगाया गया है उसमें उतनी पैदावार ना हो जितनी कि पिछले वाले में हुई थी। इसके लिए कई बार आवश्यकता होती है कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले जिनकी की उत्पादकता एक जैसी या उच्चतर बनी रहे। ठीक है, उससे उस नए बीज से उत्पादन जो है वो पिछले के मुकाबले या तो बेहतर हो या कम से कम उतना ही हो। इन सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए साथी पोर्टल डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है कॉल बिफोर यू डिग। ये क्या चीज़ है? हमने अक्सर अपने आसपास देखा है कि सड़क बना है और फिर उसको खोद दिया गया क्योंकि किसी कंपनी ने वहाँ पर अपना केबल बिछाना था, उनको उस समय याद नहीं आया जब सड़क बन रहा था उस समय। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी फाइबर केबल को नुकसान पहुँचाने वाले अनियोजित तरीके से जो खुदाई होती है, इनसे बचने के लिए कॉल बिफोर यू डिग यह वेबसाइट शुरू किया गया है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कोई भी कंपनी अगर अपना नया फाइबर केबल डालना चाहती है तो उनको पहले सरकार से नक्शा लेना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर केबल बिछा हुआ है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई खुदाई करनी है तो भी सरकार से नक्शा ले करके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से कौन से केबल्स गए हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो फाइबर केबल्स हैं, भाई फाइबर केबल्स बहुत महंगे आते हैं, इनको सबसे पहले तो इनको खरीदना और इसमें इनिशियल इन्वेस्ट करना ये बहुत महंगा होता है। और अगर इन फाइबर केबल्स को बार बार नुकसान होता रहे तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह कॉल बिफोर यू डिग वेबसाइट शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ई अमृत ऐप के बारे में।
ई अमृत ऐप क्या चीज़ है? यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया एक एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब है 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग ज़्यादा करने का इंकरेज किया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ई अमृत ऐप ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ पोर्टल यह क्या चीज़ है? यह भारत में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से संबंधित एक किताब है, एक पोर्टल है। इसके माध्यम से भारत में जो अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है, वैसे भारत में कितनी भाषाएं हैं, कितनी अनुसूचित भाषाएं या कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, ये आप बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर 12 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग की बुक्स को ट्रांसलेट करने के लिए यह ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो भी बुक्स हैं उनको या तो ट्रांसलेट किया जाएगा या जो नई बुक पब्लिश होंगी उनको इन 12 भाषाओं में भी पब्लिश किया जाएगा इसी ई कुंभ पोर्टल के ऊपर। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ भारत में बच्चा चाहे 12th तक किसी भी लैंग्वेज से पढ़ा हो, किसी भी मीडियम से पढ़ा हो, लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो उन्हें केवल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे कई जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। इसी लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए, भाई कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, कोई तमिल मीडियम का बच्चा है, उसे अगर इंग्लिश नहीं आती है या प्रोफिशिएंसी नहीं है, उसको बहुत अच्छे से नहीं आती है, ऐसी कंडीशन में उसे इंजीनियरिंग की नॉलेज तो है, ठीक है, उसने 11th-12th में ठीक से पढ़ाई किया है, उसे इंजीनियरिंग में वो नॉलेज गेन कर सकता था, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उसे इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, इस वजह से वो ज्ञान प्राप्त करने में या फिर ओवरऑल परफॉर्म करने में पीछे रह जाता है। इस लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए है ई कुंभ पोर्टल। नेक्स्ट है जलदूत ऐप। जलदूत ऐप क्या है? इसके माध्यम से गाँव में जो कुएँ हैं उनका जल स्तर या ग्राउंड लेवल कैसा है, वहाँ पर वाटर लेवल किस तरीके से है, ग्राउंड वाटर का लेवल किस तरीके का है, ये पता करने के लिए यह प्रयास है जलदूत एप्लीकेशन। इसके जो नोडल एजेंसी है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है ई समाधान पोर्टल। ई समाधान पोर्टल, और जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि यह कुछ समाधान करने से संबंधित पोर्टल है। किस चीज़ का समाधान किया जाएगा? यह छात्रों से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा। ठीक है, और इसको डेवलप किया गया है यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है संगम युवा पोर्टल। अभी हमने एक युवा पोर्टल के बारे में पढ़ा था। वो क्या है? वो एक स्टार्टअप से संबंधित पोर्टल है। और संगम युवा पोर्टल क्या है? संगम युवा पोर्टल के बारे में अगर बात करें तो यह शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है? जनरली हमारा जो इंडिया है वो कई जोन्स में डिवाइडेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यह कई प्रकार के जोन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आप देखोगे तो जोन वाइज हमारे यहाँ कल्चर बहुत डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा रिच पॉपुलेशन बिलोंग करता है, वहाँ पे दिल्ली हो गया, पंजाब हरियाणा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइफस्टाइल शो ऑफ करने वाला कल्चर ज़्यादा है। साउथ इंडिया में देखें तो एजुकेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा है, वो अपने जो ट्रेडिशनल कल्चर हैं उसको बहुत वैल्यू देते हैं, उसको सहेज कर रखते हैं। ठीक है, उसको कहीं भी मान लो उनको कहीं पे कोई कपड़े पहनने हैं तो शर्माएंगे नहीं, जैसे कि साउथ इंडिया के हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वो जो वित्त मंत्री थे हमारे, उनका नाम बताइएगा, वो पार्लियामेंट में भी लुंगी पहन करके आते थे। ठीक है, बाकी के जितने नेता होंगे वो सूट बूट पहन करके आएंगे, लेकिन वो जो मंत्री थे हमारे वित्त मंत्री, ठीक है, क्या नाम है, याद आया होगा सभी को, पी चिदम्बरम जी। ठीक है, तो पी चिदम्बरम जी जो है वो संसद में भी धोती पहन करके लुंगी पहन करके आया करते थे। तो इसका मतलब है कि वो अपने कल्चर को कहीं पे भी कैरी करने में शर्मा नहीं रहे हैं। उसी तरीके से ये जो संगम युवा पोर्टल है,
इसके माध्यम से जो भारत के जो सभी राज्य हैं, ठीक है, जिसमें कि पूर्वोत्तर को भी हम शामिल कर रहे हैं, इन सभी राज्यों के युवाओं के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन, आपसी संबंध, आपसी समझ मजबूत हो सके। ठीक है, ये एक दूसरे के कल्चर को जान सके, समझ सकें। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है, संगम का मतलब मिलना। तो इन सभी के विचारों को मिलाने का प्रयास किया जाएगा संगम युवा पोर्टल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप, प्रहरी मतलब जो रखवाली करने का काम करता है। यहाँ पे प्रहरी ऐप जारी किया गया है बीएसएफ और गृह मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे प्रहरी ऐप के द्वारा प्रोएक्टिव गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रोएक्टिव कहने का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी समस्या का निवारण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो उस समस्या के पहले ही, उस समस्या के खड़े होने से पहले ही हम प्रिकॉशन ले। दूसरा है उस समस्या के घटित हो जाने के बाद उसके निवारण के लिए प्रयास करें। यहाँ पे प्रहरी ऐप के द्वारा समस्या के शुरू होने से पहले ही रोकने का या समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसे ही कहा जा रहा है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। प्रोएक्टिव का मतलब है घटना के घटित होने से पहले ही आप पहले से एक्टिव हैं, उस चीज़ के बारे में सजग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोएक्टिव गवर्नेंस की सुविधा के लिए यह ऐप जारी किया गया है। क्या नाम है? प्रहरी ऐप। किसके द्वारा जारी किया गया है? बीएसएफ और गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है निदान पोर्टल। निदान पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? नारकोटिक कंट्रोलिंग ब्यूरो, एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोलिंग ब्यूरो। यह एजेंसी जो है, जो मादक पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे कि ड्रग्स हो गए, ठीक है, अफीम हो गए, इन सभी की तस्करी या उससे जुड़े अपराधों को जल्द से जल्द कह सकते हैं कि उन पर उन अपराधों से जुड़े जो भी मामले हैं उनका निवारण करने का प्रयास किया जाएगा इस निदान पोर्टल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है इस एजेंसी के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने के लिए। ठीक है, मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने के लिए है निदान पोर्टल। नेक्स्ट है बाल रक्षा ऐप। बाल रक्षा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? आयुष। आयुष का मतलब है यहाँ पे आयुष, AYUSH। इसका फुल फॉर्म है, ए से है आयुर्वेद, वाई से है योगा, यू से है यूनानी, यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा और एच से है होम्योपैथी। ठीक है, तो ये जो बाल रक्षा ऐप है यह आयुष विभाग के मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा इसको जारी किया गया है। कौन सा ऐप है? बाल रक्षा ऐप। इसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से आयुर्वेद के द्वारा बाल चिकित्सा से संबंधित मामलों में माता पिता को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों के लिए जनरली माता पिता जो है वो बहुत जल्दी जो है वो इंग्लिश मेडिसिन की तरफ मूव करते हैं। बच्चे को अगर थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया तो सीधे हम इंग्लिश मेडिसिन के लिए प्रिस्क्राइब, डॉक्टर जो है वो इंग्लिश मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन बाल रक्षा ऐप के द्वारा बच्चों के लिए आयुष को किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, किस चीज़ को? आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन सभी मेथड्स को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए माता पिता को जागरूक करने के लिए यह बाल रक्षा ऐप डेवलप किया गया है। ठीक है, तो वेब पोर्टल्स और एप्लीकेशंस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब हम देखते हैं देश में कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में। देश में सबसे पहला कोई चीज़ है, सबसे बड़ा कोई चीज़ है, सबसे नया कोई चीज़ है, इनके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड टॉपिक दिया गया है। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करते चलूँगा। ठीक है, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे आपसे, तो इसमें से आपको आंसर बिल्कुल रटा होना चाहिए। जैसे कि देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य, देश का सबसे पहला
पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य, इसका मतलब है कि वहाँ पे सरकार जो है वो कोई भी सुविधा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही दे देती है, मतलब आपको किसी ऑफिस के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मान लो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, जाति निवासी आय प्रमाण पत्र बनाना है और किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, वो सारा का सारा काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसी अगर सरकार है जो ये सुविधाएं आपको सारा का सारा ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, इसको कहा जाता है ई गवर्नेंस। ठीक है, सरकार जो है वो सरकारी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू प्रदान कर रही हैं, ऐसी सरकार को हम कहते हैं ई गवर्नेंस। ठीक, और देश का पहला ई गवर्नेंस राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क। ग्लोबल स्किल पार्क, ग्लोबल स्किल कहने का मतलब है भारत में स्किल इंडिया मिशन तो बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। हम ऐसे स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास करेंगे युवाओं में जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो और ग्लोबली उनकी वैल्यू होती हो। ठीक है, तो ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है देश का सबसे पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट, वो ऐसे इंजन जो कि हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह उपयोग करके रन कर सकें। कहाँ पे शुरू किया गया यह प्लांट? झारखंड में। नेक्स्ट है भारत का 54वां 54th बाघ अभ्यारण्य, ये कौन सा है? धौलपुर करौली राजस्थान में। अब आपको एक काम ये करना है कि भारत के सभी राज्यों के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, इसकी एक सूची पर सरसरी निगाह दौड़ा लेना है। एग्जाम में आपके लिए क्या क्या अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? सबसे महत्वपूर्ण है आपका नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ का अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, CGPSC या CG व्यापम अगर दे रहे हैं, तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य हैं, टाइगर रिजर्व हैं, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। पुराने एग्जाम्स का पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जो है वो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है और भारत के भूगोल के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ के भूगोल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको, अगर आप केवल राज्य का एग्जाम दे रहे हैं CGPSC या CG व्यापम, तो हमारे राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण साइट्स हैं इनको देख लेना है। और अगर आप नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी राज्यों में प्रमुख रूप से कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, इनका एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आपने यह नाम किस क्षेत्र के लिए पढ़ा हुआ था। ठीक है, 5-10 बार इसका रिवीजन करेंगे, आपको मोटा मोटी आइडिया होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, देश का पहला जेम्स बोर्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं। जेम्स का मतलब है यहाँ पे जो ज्वेलरी में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पहली वैदिक घड़ी, देश की पहली वैदिक घड़ी, ये कहाँ पर है? उज्जैन में। वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से बनाई गई घड़ी उज्जैन में। देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ओपन म्यूजियम कहने का मतलब है कि इनको चार दीवारी में या कांच में बंद करके नहीं रखा गया है, ये एक पार्क में, जैसे हम पार्क में जाते हैं ना, उसी तरीके से पार्क में ये म्यूजियम बनाया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला UPI ATM, ये इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रखेंगे। देश का पहला UPI ATM। UPI ATM किस तरीके से काम करेगा? जैसे कि आप UPI या कोई भी QR स्कैन करके किसी को पे कर सकते हैं, उसी तरीके से आप QR स्कैन करके पैसे निकाल भी सकेंगे। यही है आपका पहला UPI ATM। कहाँ पे शुरू किया गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट है सबसे पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, बेंगलोर में। 3D प्रिंटेड की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता है, यह जो है वो लेयर बाय लेयर किसी चीज़ को प्रिंट करके और उसका 3 डायमेंशनल एक मॉड्यूल बना सकता है। इसी तरीके से एक डाकघर को ही पूरा डेवलप कर दिया गया 3D प्रिंटिंग की सहायता से। ये कहाँ पे है? बेंगलोर में। नेक्स्ट है देश का पहला चीता सफारी, कूनो मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि कूनो में ईरान से काफ़ी सारे जो चीता हैं लाए गए थे। ठीक है, उस समय मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर काफ़ी सारे चीता को रिलीज़ किया था। नेक्स्ट है देश की पहली जायद चैरिटी मैराथन, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। देश का पहला सोलर नगर, कम इम्पॉर्टेंट है,
पर याद रखिएगा सांची मध्य प्रदेश में। सोलर नगर कहने का मतलब है जहाँ पर सोलर एनर्जी से ही पावर जनरेट हो रही है। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा पर स्थित पहला गांव। भारत चीन सीमा पर माणा गांव जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है एप्पल कंपनी का पहला स्टोर। भारत में एप्पल कंपनी का पहला स्टोर, इसके बारे में आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मली एप्पल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे इनके कुछ प्रोडक्ट ही मिल पाते हैं, लेकिन ये जो एप्पल कंपनी का जो स्टोर खोला गया है मुंबई में, यहाँ एक ही छत के नीचे आपको एप्पल कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसीलिए इसको विशेष रूप से न्यूज़ में यह था कि एप्पल कंपनी का पहला स्टोर कौन सा है, कहाँ पर खोला गया है, मुंबई में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान यह नागपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। डिजिटल साइंस के बारे में आपको पता है, इसके नाम में ही डिजिटल लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आईटी और कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंट हैं उससे रिलेटेड जो पार्क है इसको तिरुवनंत में ओपन किया गया है। नेक्स्ट है देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे है, कोच्चि में। नेक्स्ट है वाटर मेट्रो का मतलब है कि अंडरग्राउंड टनल है जो कि पानी के नीचे से गुजरता है। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। जो नाली या सीवेज का जो पानी होता है उसको ट्रीट करके फिर रिलीज किया जाएगा, इसी को कहा जाता है अपशिष्ट तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। कहाँ पर है, तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश, तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कहाँ पे है, केरल में। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा। अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है, हैदराबाद में। ODF+ इसमें पहला स्थान किसको मिला है, वायनाड केरल को। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड कॉम्प्लेक्स। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड कॉम्प्लेक्स किसके बारे में बात हो रही है, पेट्रोलियम की रिफाइनरी से संबंधित जो एरिया है इसको रिफाइंड कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। कहाँ पे है, बारसू रत्नागिरी में। नेक्स्ट है डीएनए से डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य। डीएनए से डेटाबेस कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, डीएनए से डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारतीय जैविक डेटा केंद्र, जैविक डेटा केंद्र कहाँ है, फरीदाबाद यूपी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र, समुद्री जैव विविधता केंद्र जामनगर गुजरात। नेक्स्ट NABH नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। इसका एक्रोनिम क्या है, नब मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स। नब मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन सा है, नागपुर का। देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र, देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र, यह महत्वपूर्ण है इस साल। कहाँ पर है, धोलेरा गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क, विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क नागपुर में। दिव्यांग पार्क मतलब ऐसा पार्क जो कि दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए आसानी से एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा, गोरखपुर यूपी। ये देश का सबसे नवीनतम या सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रश्न पूछा जा सकता है इसके बारे में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देश का सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर यूपी में। भारत के सबसे पहले उत्कृष्ट ऑनलाइन डोमिंग केंद्र की स्थापना। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये डोमिंग नहीं है, ये गेमिंग है। ऑनलाइन गेमिंग है।
यहाँ पे देश का पहला ऑनलाइन गेमिंग केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया गया है? शिलोंग, मेघालय में। नेक्स्ट है जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र। जीनोम का मतलब है हमारा जो डीएनए है उसका जो पूरा जानकारी का जो सीक्वेंस है उसी को ही जीनोम कहा जाता है। जीन्स की जानकारी का सीक्वेंस को ही जीनोम कहा जाता है। जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मोहाली में। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू, कर्नाटक में। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये है महाराजगंज में। नेक्स्ट, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क कहाँ पे है? हरियाणा में। यह महत्वपूर्ण है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट, देश में पहली बार फॉर्मूला ई कार रेस कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। जो फॉर्मूला रेस होते हैं इसमें पहली बार ऐसे कार्स का उपयोग किया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मूव कर रहे हैं, मतलब उनमें बैटरी की सहायता से इनको चलाया जा रहा है। इनको कहा गया है ई कार रेस। ठीक, कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक, ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक गाजियाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में या विश्व में इस वर्ष कौन कौन सी प्रमुख चर्चित पुस्तकें रही हैं? सीजीपीएससी या व्यापम में जब भी कोई ऐसी पुस्तक है जिनको कि कोई पुरस्कार मिला है तो वहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा कोई बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं, उनकी किसी खास किताब का विमोचन हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। या कोई ऐसे बड़े लेखक हैं जिनकी कोई नई किताब रिलीज हुई है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि इस वर्ष कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। अमिताभ घोष, इनकी एक किताब है स्मोक एंड एशेज। यह प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले वर्ष, मतलब 2023 में किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है अमिताभ घोष के बारे में। इनकी किताब का नाम है स्मोक एंड एशेज। मैं सिर्फ उन्हीं किताबों को हाईलाइट कर लेता हूँ जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी आप चाहें तो एक सरसरी निगाह सारी किताबों के बारे में पढ़ सकते हैं। मणिशंकर अय्यर, इनकी किताब है मेमोइड्स ऑफ अ मैवेरिक। इंद्राणी मुखर्जी, यह महत्वपूर्ण है, इनकी किताब है अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी। इंद्राणी मुखर्जी की किताब है अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट, सिद्धार्थ मुखर्जी की किताब को आप स्किप कर सकते हैं। अमीश त्रिपाठी और भावना राय, इनकी किताब को भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंदिता दास की किताब है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया और द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। हिस्ट्री से संबंधित एक किताब है कोटिंग इंडिया। नेक्स्ट है मंजपारा, ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेतना मारू, इनकी उपन्यास है वेस्टर्न लेन, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है आर चिदम्बरम, इनकी किताब है इंडिया राइजिंग। आर चिदम्बरम, ये हमारे वित्त मंत्री, पी चिदम्बरम नहीं है ना, आर चिदम्बरम एक लेखक हैं और इनकी किताब है इंडिया राइजिंग। नेक्स्ट है डफ हार्ट डेविस, यह है इनकी किताब है द हीरो ऑफ कुमायूं। कुमायूं जो है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड के हिस्से को ही कुमायूं कहा जाता है। तो डफ हार्ट डेविस, इनकी किताब है द हीरो ऑफ कुमायूं, द लाइफ ऑफ जिम कार्बेट। नेक्स्ट है नीरजा चौधरी,
हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। नेक्स्ट संदीप साहू, इनको स्किप कर सकते हैं। कस्तूरी रे, इनको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टी एन शेषन, टी एन शेषन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रह चुके हैं और इनकी किताब है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। टी एन शेषन कौन है? ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग है। ठीक है, चुनाव आयोग के लिए आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और जब ये टी एन शेषन चुनाव आयुक्त के रूप में काम करते थे तो कहा जाता है कि इनके नाम से सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो खौफ खाती थीं, क्योंकि ये संविधान के अनुसार ही, संविधान को ही मूल मान करके अपना काम, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट व्यक्ति हैं रस्किन बॉन्ड, इनकी किताब है द गोल्डन ईयर्स। नेक्स्ट विजय दर्डा, इसको स्किप कर सकते हैं। मैरी बेथ कीन, अब्राहम वर्गिस, लॉरा हॉनकिन, रस्किन बॉन्ड, इनके बारे में तो देख चुके हैं। शरद पवार पॉलिटिकल लीडर हैं, इनकी किताब है लोक मांझे संगति, मराठी की किताब है, मराठी भाषा में यह किताब है। शरद पवार की किताब है लोक मांझे संगति। नेक्स्ट व्यक्ति हैं विमल जालान, इनकी किताब है फ्रीडम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। विमल जालान, इनकी किताब का नाम क्या है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। विमल जालान कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं विमल जालान। इनकी किताब फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अनुराधा रॉय, इनकी कई किताब के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है और इनकी जो नई किताब है इसका नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। नेक्स्ट प्रिंस हैरी, इनकी किताब है स्पेयर। नेक्स्ट पी साईनाथ, इनकी किताब है द लास्ट हीरोज। नेक्स्ट जगदीप धनखड़, इनकी किताब है मुंडक उपनिषद अमरता का सेतु, मुंडक उपनिषद अमरता का सेतु। नेक्स्ट व्यक्ति हैं अमिताभ कांत, इनकी किताब है मेड इन इंडिया, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट भारत सुंदरेसन और गौरव जोशी, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति हैं महत्वपूर्ण है सलमान रुश्दी, इनकी किताब है विक्ट्री सिटी। नेक्स्ट शशि थरूर महत्वपूर्ण है, इनकी किताब है अंबेडकर अ लाइफ। नेक्स्ट हैं मेघनाथ देसाई, इनको स्किप कर सकते हैं। रचना बिष्ट रावत, इनकी किताब है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इनके बारे में याद रखिएगा कि ये बिपिन रावत जी से संबंधित नहीं है, उनकी कोई फैमिली मेंबर नहीं है। रचना बिष्ट रावत एक लेखिका हैं और इन्होंने बिपिन रावत जी के ऊपर एक किताब लिखी है। इस किताब का ही नाम इन्होंने दिया बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वरुण गांधी, इनकी किताब है द इंडियन मेट्रोपोलिस, द इंडियन मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति कौन है? नारायण मूर्ति की वाइफ, इन्फोसिस के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। इनकी किताब है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके लेखक। ठीक है, इसके अलावा भारत में या विश्व के कुछ प्रमुख एरिया में आए चक्रवात या तूफान की चर्चा कर लेते हैं। भारत में आपको पता है कि 2023 में हमने कुछ
तूफान या फिर चक्रवात का संकट झेला है। ठीक है, इसी में एक नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, मोचा तूफान। मोचा तूफान किस एरिया में आया था? बंगाल की खाड़ी। क्या ये टॉपिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में, पिछले पीएससी या व्यापम्स के एग्जाम में चक्रवात से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया है? तो पूछा गया है कि फला तूफान किस क्षेत्र में आया था? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, किधर आया था? पूछा गया है। यह भी पूछा गया है कि फला तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा राज्य रहा है। ठीक है, ये दोनों ही कैटेगरी के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, खास करके वो तूफान जो कि सीधे भारत को सीधे सीधे इफेक्ट किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है मोचा तूफान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना ही है। बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। इसके अलावा हामून, ये भी बंगाल की खाड़ी में था, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ज़्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट है डोरा तूफान, अमेरिका से संबंधित है। गैब्रियल तूफान न्यूजीलैंड से संबंधित है। साओला चीन से संबंधित है। हाईकोई ताइवान। हिलेरी अमेरिका से। बिपरजॉय अरब सागर से। क्षेत्र ज़रूर याद रखना है, तूफान का नाम और क्षेत्र का नाम। बिपरजॉय अरब सागर, मोचा तूफान बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है डोकसूरी फिलीपींस। फ्रैंकलिन हैती। खानून जापान, यह महत्वपूर्ण है, खानून जापान। डैनियल अफ्रीका। मिथिली बंगाल की खाड़ी। मिचोंग, यह महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो इस पूरे में से गिने चुने ही 4-5 नाम हैं जो कि आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। हामून हो गया, मोचा हो गया, बिपरजॉय हो गया, मिचोंग हो गया। ठीक है, और मिथिली, चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, मिथिली भारत का ही है। मिथिली ये भी बंगाल की खाड़ी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था या यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ों को याद रखना है, रिवाइज करना है। खास करके मैं जहाँ जहाँ पे डिफरेंट कलर पे हाईलाइट किया हूँ कि इस वजह से कि इसको एग्ज़ाम के लिए आपको प्रायोरिटी बेसिस पर याद रखना है। उन सेक्शंस को कम से कम बहुत ध्यान से और रिवीजन में प्रायोरिटी बेसिस पर उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।